हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे आप सभी को। तो फ्रेंड्स, आज हम कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन की फर्स्ट क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है वैदिक कालीन शिक्षा। तो फ्रेंड्स लोग, वैदिक कालीन शिक्षा में हम मेन पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, जिससे आपके एग्जामिनेशन टाइम पे आपको की पॉइंट्स पढ़ के आराम से एग्ज़ाम्स में लिखने में इजी रहे और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो इसी को ध्यान में रखते हुए करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। वैदिक कालीन शिक्षा, ये मैंने पॉइंट्स में तैयार करे हैं इसका वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में। तो पॉइंट नंबर 1 है, जैसे भारत की प्राचीन सभ्यताओं में वैदिक सभ्यता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, जिसके निर्माता आर्य थे। प्राचीन समय में भारत एक धर्म प्रधान देश था। वैदिक कालीन शिक्षा भारत की प्राचीनतम शिक्षा है। वेदों में हमें इस शिक्षा प्रणाली की पूरी जानकारी मिलती है। इस काल में छात्रों को धार्मिक शिक्षा दी जाती थी तथा नैतिकता पर बल दिया जाता था। वैदिक लोग मोक्ष प्राप्ति को जीवन का एकमात्र तथा अंतिम लक्ष्य मानते थे। वैदिक शिक्षा के प्रमुख केंद्र ऋषि आश्रम, गुरुकुल, विद्यापीठ, मंदिर, महाविद्यालय, तक्षशिला, नालंदा विश्वविद्यालय आदि थे। तो इस तरह हम बोल सकते हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा भारत की सबसे पुरानी शिक्षा है और भारत पुराने टाइम पे एक धर्म प्रधान देश था। तो उस टाइम पे हमें वेदों की शिक्षा दी जाती थी। इसमें छात्रों को धार्मिक शिक्षा दी जाती थी और जो मोरल एथिक्स है, नैतिकता, उन पर बल दिया जाता था। जो वैदिक लोग हैं वो मोक्ष प्राप्ति को जीवन का एकमात्र तथा अंतिम लक्ष्य मानते थे। मतलब वैदिक शिक्षा का मेन एम जो था वो मोक्ष प्राप्ति करना था। और यहाँ पे मुख्य केंद्र, यहाँ पे शिक्षा कहाँ प्रदान की जाती थी? ऋषि आश्रम में, गुरुकुल होते थे, विद्यापीठ होते थे, मंदिर हो गए, महाविद्यालय तक्षशिला हो गया, नालंदा विश्वविद्यालय, ये सभी। अब हमें वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में थोड़ा सा लिखने के बाद परिभाषा लिखनी पड़ेगी और परिभाषा आप 2-3 लोगों के अकॉर्डिंग लिखेंगे अच्छे मार्क्स लेने के लिए। तो यहाँ पर जैसे डॉक्टर अल्तेकर के अनुसार वैदिक युग से लेकर अब तक भारतवासियों के लिए शिक्षा का अभिप्राय यह है कि यह प्रकाश का एक स्रोत है तथा यह जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमारा मार्गदर्शन करती है। इसी तरह डॉक्टर FEK के अनुसार ब्राह्मण शिक्षकों ने जिस शिक्षा प्रणाली का विकास किया वह न केवल साम्राज्यों के पतन और साम्राज्य के परिवर्तनों से अप्रभावित रही, वरन उसने हजारों वर्षों तक उच्च शिक्षा की ज्योति को प्रज्वलित रखा। थर्ड है के मुखर्जी के अकॉर्डिंग, अनादिकाल से भारत में शिक्षा स्वयं के लिए नहीं अपितु धर्म के लिए प्राप्त की जाती थी। यह मुक्ति और आत्मबोध का साधन थी और जीवन का महान लक्ष्य मुक्ति था। अब आप जब इनकी परिभाषा लिखेंगे तो पहले नाम लिखेंगे कि किसके अकॉर्डिंग आप बता रहे हैं, कॉमा डाल के फिर आप इन्वर्टेड कॉमा में स्टार्ट करेंगे वो परिभाषा, और परिभाषा एज इट इज़ लिखनी होती है। जब आप किसी टॉपिक का अर्थ बता रहे हैं तो वो आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, लेकिन जब आप परिभाषा लिखते हैं तो जिनके अकॉर्डिंग आप बता रहे हैं उनका नाम डाल के, ये एक तरीका है लिखने का, कॉमा डाल के इन्वर्टेड कॉमा में वो परिभाषा पूरी लिख के और इन्वर्टेड कॉमा में इसे बंद कर दीजिए। अब हम पढ़ेंगे वैदिक शिक्षा या प्राचीन शिक्षा की विशेषताएं। अब जब एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन आएगा इनकी विशेषताओं के बारे में, तो आपको चार्ट बनाना है। वहाँ पे आपको सीधा सिर्फ लिखते जाना नहीं है, आपको वहाँ पे लिखने का एक तरीका लेना है। जैसे विशेषताएं जब आप लिखेंगे तो आपको एक डायग्राम यूज़ करना है। जैसे विशेषताएं डाल के आप एक विशेषता ऐसे लिख दी, सेकंड ऐसे, या ऐसे कर सकते हैं, या ऐसे डाल के विशेषताएं लिख के यहाँ पर ऐसा फ्लो बना सकते हैं, या आप चार्ट फ्लो बना सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। पर आपको डायग्राम 16 मार्क्स के क्वेश्चन में डायग्राम ज़रूर ही बनाना है। तो वैदिक शिक्षा की विशेषताएं हैं, इनके मेन पॉइंट्स ये हैं। फर्स्ट, उपनयन संस्कार, देन शिक्षण अवधि, समय सारिणी, पाठ्यक्रम, अनुशासन,
शिक्षण संस्थान, शिक्षण विधि, परीक्षाएं, उपाधियां, समावर्तन संस्कार, अर्थव्यवस्था एवं शुल्क, शिक्षा का माध्यम, ब्रह्मचर्य, स्त्री शिक्षा, गुरु शिष्य संबंध। तो हम इन सब पॉइंट्स को एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार क्या था? वैदिक शिक्षा में सबसे पहला संस्कार जो होता था वो उपनयन संस्कार होता था। 16 संस्कार होते थे टोटल, उसमें से फर्स्ट जो संस्कार होता था वो उपनयन संस्कार कहलाता था। उपनयन संस्कार का मतलब है गुरु के पास शिष्य अब आ गया है और इस संस्कार में विद्यार्थी को जनेऊ पहनाते थे। उपनयन का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप ले जाना। उपनयन संस्कार के बाद बालक को द्विज कहा जाता है, अर्थात इसमें विद्यार्थी का दूसरा जन्म भी कहा जाता है। बालक को जनेऊ पहनाया जाता था। बालक सरस्वती देवी की वंदना करता था। उसके पश्चात गुरु बालक को गुरु मंत्र से दीक्षित करता था। अब इस संस्कार में क्या होता था? पहले उपनयन का मतलब है गुरु के पास शिष्य को लेकर जाना। इसमें बालक को जनेऊ पहनाते थे, सरस्वती की वंदना करवाते थे। गुरु जो है वो छात्र को गुरु मंत्र देते थे। तो और इससे जब गुरु मंत्र देने के बाद बोला जाता था कि जो विद्यार्थी है उसका दूसरा जन्म हो गया है, इसलिए उसे द्विज कहा जाता था। उपनयन संस्कार अलग अलग वर्ग के जो बालक होते थे उनका अलग अलग आयु में किया जाता था। किस वर्ग का कितनी आयु में किया जाता था, इसके लिए अलग अलग विद्वानों के अपने अलग अलग मत हैं। जैसे कुछ विद्वानों के अनुसार ब्राह्मण बालक का उपनयन संस्कार 5वें वर्ष में, क्षत्रिय बालक का 6वें वर्ष में और वैश्य बालक का 8वें वर्ष में किया जाता था। लेकिन कुछ और विद्वान हैं, उनके अनुसार माना जाता है कि जो ब्राह्मण वर्ग के जो बालक हैं उनका 8 वर्ष में, क्षत्रिय बालक का 11 वर्ष में और वैश्य छात्र का 12 वर्ष की आयु में किया जाता था। जो शूद्र वर्ग के जो विद्यार्थी होते थे उनको वैदिक कालीन में शिक्षा का अधिकार नहीं प्राप्त था। अब सेकंड पॉइंट है शिक्षण अवधि या शिक्षण सत्र। शिक्षण जो है ये आपके श्रावण मास की पूर्णिमा मतलब अगस्त से स्टार्ट होता था और प्रत्येक पौष मास अर्थात जनवरी की पूर्णिमा तक चलता था। तो इस प्रकार एक सत्र कितना चलता था? 5 महीने, आपका अगस्त से जनवरी तक ये आपका शिक्षण सत्र रहता था। फिर है विद्यार्थी जीवन जो था वो कितने वर्ष का? 12 वर्ष के लिए होता था। लेकिन वेदों के अध्ययन करते थे उनके लिए अति दीर्घ काल की आवश्यकता होती थी। मतलब वेद 12-12 साल के वेद होते थे, तो जिनको वेदों का अध्ययन करना होता था उनको एक एक वेद के लिए 12-12 साल का टाइम चाहिए होता था। प्रत्येक वेद के लिए 12 वर्ष की अवधि निश्चित थी। 12, 24, 36, 48 की आयु तक अध्ययन करने वाले छात्र उनको क्या बोलते थे? स्नातक, वसु, रुद्र तथा आदित्य। जैसे हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, तो एक वेद के लिए 12 साल जो एक वेद पढ़ लेता था उसको स्नातक की डिग्री दी जाती थी। फिर जो नेक्स्ट वेद पढ़ता था फिर नेक्स्ट हमें 12 साल देने होते थे उसको वसु की। देन अगले वेद के लिए मतलब 36 वर्ष की आयु उसके लिए रुद्र उसको उपाधि दी जाती थी। और जिसने चारों वेदों को पढ़ लिया 48 साल लगा दिए तो उसे आदित्य कहलाते थे। साहित्य तथा अर्थशास्त्र के छात्रों के अध्ययन की अवधि 10 वर्ष थी। जो साहित्य अर्थशास्त्र का ही अध्ययन करते थे उसके लिए कितनी थी अवधि? 10 वर्ष की आयु। 10 वर्ष का समय उनको देना होता था। अब शिक्षण सत्र के दौरान संक्रांति, पूर्णिमा, अगर संक्रांति या पूर्णिमा पढ़ते थे तो इन पर्वों की छुट्टी होती थी तथा इन दिनों पर शिक्षण कार्य नहीं चलता था। तो वैदिक काल में संक्रांति और पूर्णिमा की छुट्टी होती थी और उस टाइम पे कोई भी पढ़ाई नहीं होती थी।
अब है समय सारणी, मतलब समय किस समय पे वैदिक कालीन शिक्षा दी जाती थी। तो प्राचीन समय में शिक्षण का समय प्रातः तथा सायंकाल दोनों समय निश्चित किया जाता था, मतलब सुबह भी पढ़ाते थे और शाम को भी पढ़ाते थे। दोपहर का समय खाने तथा आराम के लिए निश्चित किया गया था। डॉक्टर अल्तीकर ने क्या बोला है, प्रातः काल धार्मिक कार्यों के उपरांत प्रातः 8 बजे से शिक्षण कार्य 11 बजे तक चलता था। उसके उपरांत गुरु भोजन करने चले जाते थे और फिर शिक्षण कार्य क्या होता था, 2 बजे से स्टार्ट होता था और 5-6 बजे तक चलता था। तो जो मैंने ये नोट्स बनाए हैं, ये मैंने थोड़ा अपनी लैंग्वेज में भी बनाए हैं, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं अंदर का, पर मेन पॉइंट है इनके जो मेन हेडिंग है। और इनके अंदर जो भी ये मैटर है आप थोड़ा अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। जैसे शिक्षण कार्य जो है प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक, देन उसके बाद गुरु भोजन करने चले जाते थे और उसके बाद फिर से शिक्षण कार्य प्रारंभ होता था दोपहर 2 बजे से और शाम के 5 से 6 बजे तक चलता था। अब है पाठ्यक्रम। तो वैदिक काल में जो पाठ्यक्रम है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते थे। एक था पराविद्या, एक था अपराविद्या। पराविद्या में क्या था, चारों वेदों की शिक्षा दी जाती थी और अपराविद्या में किस चीज़ की दी जाती थी, जैसे आपके रसायन विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति, बीजगणित, इन सब की दी जाती थी। तो पराविद्या में वेद, वेदांग दर्शन, पुराण, उपनिषद आदि का अध्ययन, इन सब का अध्ययन किया जाता था। पराविद्या का अंतिम लक्ष्य क्या था, मोक्ष प्राप्ति था। इसमें नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाता था और सदा सत्य बोलना सिखाया जाता था। अपराविद्या में आप अंक शास्त्र हो गया, ज्योतिष विद्या हो गया, भूगर्भ शास्त्र हो गया, रसायन शास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, राजनीति शास्त्र हो गया, बीजगणित हो गया, स्वास्थ्य शिक्षा, धनुर्विद्या, ये सब आपकी अपराविद्या में सिखाई जाती थी। इसमें लौकिक, सामाजिक तथा व्यवहारिक शिक्षा दी जाती थी। अलग अलग वर्ग के जो शिक्षार्थी थे उनके लिए अलग अलग विषयों का अध्ययन करना आवश्यक था। जैसे ब्राह्मण वर्ग के जो शिक्षार्थी थे उनके लिए धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना अनिवार्य था। जो क्षत्रिय वर्ग के विद्यार्थी थे उनके लिए राजनीतिक तथा सैनिक शिक्षा दी जाती थी। जो वैश्य वर्ग के विद्यार्थी थे उनके लिए कृषि, व्यापार, गोपालन, ये सब शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य। अब नेक्स्ट पॉइंट है अनुशासन। तो गुरुकुल में ऋषि तथा छात्र जो हैं वो कैसे रहते थे, पिता तथा पुत्र की तरह रहते थे, इसलिए छात्र जो है आत्म अनुशासित होते थे। तो वैदिक शिक्षा के समय पे छात्र आत्म अनुशासित होते थे, क्योंकि छात्र और जो गुरु का जो रिश्ता है वो कैसा होता था, पिता पुत्र की तरह होता था। तो इस प्रकार स्व अनुशासन की प्रथा थी। दंड केवल छात्रों को प्रायश्चित स्वरूप तथा अंतःकरण की शुद्धता के लिए दिया जाता था। मतलब अगर किसी ने कोई गलती करी है तो वो प्रायश्चित किया जाता था उनको, और जो उनकी अंतःकरण, जो उनको जो आत्मग्लानि होती थी कि हाँ ये गलती हो गई, उसकी शुद्धता के लिए ही दंड दिया जाता था। कोई इस तरह का शारीरिक दंड नहीं दिया जाता था। तो छात्र गुरु के प्रति आज्ञाकारी व विनम्र होते थे। वैदिक काल में क्या था कि छात्र जो है गुरु की बहुत रिस्पेक्ट करते थे। शिक्षण संस्थान, शिक्षण संस्थान ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन कभी आ जाता है सिर्फ, कि वैदिक कालीन के समय शिक्षण संस्थान के बारे में बताइए, किस प्रकार वहाँ पे उस टाइम शिक्षण संस्थान हुआ करते थे। इस तरह ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है। तो प्राचीन समय में शिक्षा जो है वो ऋषि आश्रम तथा गुरुकुल में दी जाती थी। गुरुकुल जो है शिक्षण क्या होते थे, गुरुकुल कोलाहल से दूर किसी शांत स्थान जैसे जंगल तथा पहाड़ों में होते थे। तो वैदिक काल में गुरुकुल कैसे होते थे, जहाँ पे जैसे जो नॉर्मल जो लोग रहते हैं, लोग घर, मतलब जहाँ जो रेजिडेंशियल एरिया हम बोल सकते हैं,
वहाँ पे नहीं होते थे उस टाइम पे गुरुकुल, उनसे दूर होते थे जंगलों की साइड। और लेकिन उस टाइम पे उनका मेन सोर्स क्या होता था इनकम का, वो होता था भिक्षा प्राप्त करना। तो बच्चे भिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे, तो वो रेजिडेंशियल एरिया में ही आएंगे, राजा के पास, लोगों के पास। तो इतने दूर भी नहीं होते थे कि लोग बच्चे जो है वो भिक्षा मांगने के लिए ना आ पाए, उनको बहुत दूर पड़े। और इतना पास भी नहीं होते थे गुरुकुल कि जहाँ रेजिडेंशियल एरिया है उसके ही आसपास हो, उनसे थोड़े दूर होते थे जंगलों में। जैसे लिखा हुआ है, गुरुकुल कोलाहल से दूर किसी शांत स्थान जैसे जंगल या पहाड़ों में होते थे। गुरुकुल नगरों से दूर परंतु इतने पास जिससे छात्रों के भिक्षाटन में समस्या ना हो स्थित होते थे। ठीक है, जो पॉइंट अभी मैंने आपको समझाया कि जो रेजिडेंशियल एरिया है उनसे दूर होते थे, लेकिन इतनी पास होते थे जिससे छात्र जो है वो भिक्षा अपना, उनका रोज का काम था, उनको भिक्षा लेनी होती थी, वही उनका आय का स्रोत था, उसमें समस्या ना हो। क्योंकि अगर कहीं दूर जंगल में अगर गुरुकुल होंगे तो बच्चे वहाँ से भिक्षा लेने के लिए शहरों की साइड कैसे आएंगे, नगरों की तरफ उनको आने में अगर 1-2 दिन लग जाएगा। तो इसलिए इतनी पास हो कि वो रोज का आवागमन अपना कर सके भिक्षा के लिए। शिक्षण सत्र अगस्त से जनवरी तक जो होता था उसमें छात्र जो हैं वो माता पिता से अलग गुरुकुल में रहकर ही शिक्षा प्राप्त करते थे। तो जो एक तरह से हॉस्टल आप बोल सकते हो, तो गुरुकुल में ही रह के बच्चे शिक्षा प्राप्त करते थे। ऐसा नहीं होता था कि सुबह गुरुकुल चले गए शाम को अपने घर आ गए, इस तरीके का नहीं। वहीं पर ही रह के जो 5 महीने का जो एक सत्र उनका चलता था वो गुरुकुल में रहकर ही शिक्षा प्राप्त करते थे। भोजन की व्यवस्था के लिए छात्र भिक्षाटन करते थे। मतलब भोजन की व्यवस्था कैसे होती थी, भिक्षा मांग कर। और भिक्षा मांगने का काम किसका था, छात्रों का तो होता था। स्वच्छ मौसम में विद्यार्थी किसी पेड़ के नीचे जमीन पर बैठकर शिक्षा ग्रहण करता था। गुरु का स्थान जमीन से थोड़ा ऊपर पत्थर की शिला पर होता था। जैसे अगर आप कोई फोटो देखे गुरु आश्रम जो गुरुकुल होते थे उस टाइम की, तो यहाँ पे छात्र बैठे हुए हैं नीचे और यहाँ कोई पेड़ है और उस पेड़ के ऊपर ऐसे पत्थर का बना दिया थोड़ा पक्का सा, वहाँ पे गुरु बैठ के शिक्षा दे रहे हैं, इस टाइप की फोटो होते नहीं कई जगह। तो उसी तरह पहले शिक्षा प्रदान की जाती थी। जैसे साफ मौसम है तो वहाँ पर, और वर्षा होने पर शिक्षण की स्थायी व्यवस्था भी थी। तो जैसे अगर मौसम साफ है तो पेड़ के नीचे ही मोस्टली टाइम वहाँ पे शिक्षा प्रदान की जाती थी। और गुरु का स्थान जो टीचर होते थे वो स्टूडेंट से थोड़ी सी ऊपर जगह पर बैठते थे। और जैसे बारिश वारिश होती थी तो उस टाइम पर उन्होंने व्यवस्था की होती थी कि अब खुले में तो बैठ के पढ़ाई नहीं होगी, तो कहीं पर झोपड़ी से ऐसे बना दी कि अंदर जाके पढ़ाई पूरी कर सके। तो इसमें अब डॉक्टर अल्तेकर ने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि अच्छे मौसम में कक्षाएं पेड़ों की छाया में होती होंगी, परंतु बरसात के मौसम में किसी प्रकार के साधारण आच्छादन की व्यवस्था अवश्य होगी। ठीक है, तो अगर शॉर्ट क्वेश्चन में ये आता है तो आप एक परिभाषा भी लिख सकते हैं अच्छे मार्क्स के लिए। अब है शिक्षण विधि। तो शिक्षण विधि वैदिक काल में किस प्रकार होती थी, लेखन शैली ज्ञात होते हुए भी वैदिक काल में शिक्षा जो है वो मौखिक विधि द्वारा दी जाती थी। ठीक है, तो वैदिक काल में जो शिक्षण विधि जो होती थी, शिक्षा जो प्रदान की जाती थी वो मौखिक विधि द्वारा की जाती थी। जबकि उनको लिखना भी आता था, लेकिन फिर भी पढ़ाई जो है वो मौखिक विधि से ही की जाती थी। छात्रों को वैदिक श्लोक रटाए जाते थे। गुरु मौखिक प्रवचन द्वारा शिक्षा प्रदान करते थे और छात्र सुनने के बाद क्या करते थे, सुनने के बाद मनन तथा चिंतन किया करते थे। जैसे गुरु ने उनको मौखिक विधि द्वारा रटवा दिया श्लोक, अब उसके बाद छात्र मनन, उनको मन मन में फिर उन श्लोकों को रटते थे और याद करते थे।
शिक्षक वेदों से श्लोकों का उच्च स्वर में गायन किया करते थे। शिक्षक जो होते थे वो वेदों के श्लोक कैसे करवाते थे, ऊंचे ऊंचे स्वर में गा गा के उनको वेदों के श्लोक पढ़ाया करते थे। छात्र पाठ को कंठस्थ करता था। छात्र क्या करता था, जो भी वो पाठ होता था उसको रट लेता था कंठस्थ। जैसे हनुमान चालीसा जिन लोगों को याद होती है तो वो कंठस्थ होती है, उसको कहते हैं हम कंठस्थ है हनुमान चालीसा। तो ऐसे ही छात्र जो है वो पाठ को रट लेता था या कंठस्थ करता था। नेक्स्ट चैप्टर मतलब अगला अध्याय कब पढ़ाया जाता था, तब पढ़ाया जाता था जब पहला पाठ याद हो जाता था। जब छात्र को पहला पाठ हो जाता था उसके बाद ही अगला अध्याय नेक्स्ट चैप्टर जो है उसके बाद पढ़ाया जाता था। उस समय उच्चारण की शुद्धता पर विशेष बल दिया जाता था। जो भी शब्द का उच्चारण कर रहे हैं वो शुद्ध तरीके से करना चाहिए। जैसे कई लोग श को स करके बोल देते हैं, तो वैसे नहीं, शुद्ध बिल्कुल उच्चारण जो है वो अच्छे से करना चाहिए एक एक शब्द का। जैसे उच्चारण, तो उच्चारण नहीं है, उच्चारण है। उच्चारण कैसे करना है, हाँ, इस तरीके से कैसे बोलना है, एक एक शब्द की शुद्धता पर ध्यान दिया जाता था। कभी कभी वाद विवाद करना, गृह कार्य करना, ये सब देना आदि देना, ये कार्य भी होता था। तो डिबेट कंपटीशन भी होते थे, पर कभी कभी होते थे, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नहीं होते थे। और गृह कार्य भी मिलता था, वो सब कभी कभी दिया जाता था। अब परीक्षाएं कैसे होती थी वैदिक काल में? परीक्षाएं मौखिक रूप से प्रतिदिन होती थी। तो जब अगर पढ़ाई मौखिक रूप से दी जाएगी तो परीक्षा भी मौखिक रूप से ही होंगी और प्रतिदिन होती थी। गुरु प्रतिदिन शिक्षार्थियों की मौखिक परीक्षा लेता था। परीक्षा दैनिक कार्यों के आधार पर होती थी। दैनिक कार्य किस प्रकार से हो रहे हैं, जैसा जैसा उनका रूटीन है उस हिसाब से ही उनकी मौखिक परीक्षा होती थी, लेकिन डेली होती थी। परीक्षा पास करने पर शिक्षार्थी को किसी प्रकार का प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता था। तो वैदिक काल में किसी तरह का कोई भी सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता था कि गुरु ने कोई श्लोक रटवाए, अगले दिन कंठस्थ करवाए, अगले दिन गुरु ने उसका टेस्ट लिया, अगर शिष्य ने सुना दिया, उस परीक्षा में पास हो गया, तो उसको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। सिर्फ क्या होता था, जैसे वेदों का जो अध्ययन कर लेते थे तो उनको नाम दिए जाते थे अलग अलग। योग गुरु प्रश्न उत्तरों के माध्यम से यह जान लेता था कि शिक्षार्थी अमुक विद्या में निपुण हो गया है, तो उसे दीक्षा देकर घर भेज दिया जाता था। मतलब जो इनके डेली एग्ज़ाम्स, जो डेली एग्ज़ाम्स होते थे, मौखिक परीक्षा जो होती थी, तो अगला चैप्टर तभी कराया जाता था जब पहला छात्र जो है वो कंठस्थ कर लेता था। तो जो उनकी जो प्रश्न उत्तर होते थे, अब गुरु ने प्रश्न किया, छात्र ने उत्तर दिया, छात्र ने वो उत्तर कितना सही दिया, शब्दों का उच्चारण कितने अच्छे प्रकार से किया, तो उसकी बेस पर शिक्षक जो है ये डिसाइड कर लेते थे कि हाँ, इनको जो हम शिक्षा दे रहे हैं उसमें वो निपुण हो गए हैं या नहीं हुए। अगर वो निपुण हो जाते थे तो उनको दीक्षा दे दी जाती थी और उनको घर भेज दिया जाता था, किसी प्रकार का कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता था। अब नेक्स्ट पॉइंट है उपाधियाँ। कैसी कैसी उपाधि दी जाती थी? तो प्राचीन काल में शिक्षा का सर्व प्रमुख उद्देश्य ज्ञानार्जन करना था। मतलब वैदिक काल में शिक्षा का मेन उद्देश्य क्या था? ज्ञान को अर्जन करना था। अब तो जैसे लोग सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए कई लोग पढ़ाई कर लेते हैं, ज्ञान मिले ना मिले, लेकिन सर्टिफिकेट मिलने से मतलब हो गया आज के टाइम पे। तो वैदिक काल में ये चीज़ नहीं थी। वैदिक काल में जो एम था वो था ज्ञान को प्राप्त करना। इसी कारण प्राचीन समय में शिक्षार्थियों को कोई भी उपाधि प्रदान नहीं की जाती थी। शिक्षार्थी प्राप्त किए ज्ञान को आजीवन याद रखते थे। उनको इतनी अच्छी तरह से कंठस्थ कराई जाती थी उस टाइम पे श्लोक और जो भी उनके जो चैप्टर हैं, कि वो पूरे जीवन भर इसको याद रखते थे तथा अपने व्यवहारिक जीवन में उसे प्रयोग करते थे। शिक्षार्थियों को समय समय पर
प्रा प्रकांड पंडितों से शास्त्रार्थ भी करना पड़ता था और उनकी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता था। उस टाइम पे पढ़ाई के टाइम पे शिक्षार्थियों को क्या होता था कि थोड़े थोड़े टाइम पे जो प्रकांड जो पंडित होते थे, जो मेन जो बहुत बड़े विद्वान होते थे पंडित, उनके साथ शास्त्रार्थ करना पड़ता था। मतलब उनके साथ वो एक हिसाब से डिबेट हो गया और जो भी वो चुनौतियाँ देते थे पंडित या जो भी वो विद्वान हैं, उनका सामना करना पड़ता था। फिर भी इसके बाद भी एक वेद का अध्ययन करने वाले छात्रों को क्या बोलते थे? स्नातक बोलते थे। जो 2 वेदों का अध्ययन करते थे उसको वसु बोलते थे। जो 3 वेदों का अध्ययन करते थे उसे रुद्र बोलते थे और जो 4 वेदों का अध्ययन कर लेते थे उन्हें आदित्य कहा जाता था। और इन वेदों की अवधि कितनी थी? 12 वर्ष एक वेद की। अब नेक्स्ट पॉइंट है समावर्तन संस्कार। समावर्तन का अर्थ क्या है? घर लौटना। जैसे उपनयन संस्कार, जब गुरु के समीप छात्र को ले जाना, और जब शिक्षा पूरी हो जाती थी तो समावर्तन संस्कार होता था। और समावर्तन का अर्थ है घर लौटना। तो वैदिक काल में शिक्षा की समाप्ति पर समावर्तन संस्कार संपन्न किया जाता था। समावर्तन का अर्थ है घर लौटना। इस संस्कार में गुरु छात्रों को समावर्तन उपदेश देते थे। गुरु छात्रों को धर्म पर रहने, माता पिता की सेवा करने, सदा सत्य बोलने आदि पर उपदेश देते थे। तो समावर्तन संस्कार के टाइम जो गुरु छात्रों को उपदेश देते थे वो क्या देते थे कि हमेशा धर्म के रास्ते पर चलना है, माता पिता की सेवा करनी है, हमेशा सच बोलना है। इस तरह से उनको उपदेश देते थे। छात्र अपनी सामर्थ्य के अनुसार गुरु दक्षिणा देते थे। गुरु दक्षिणा में अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार कोई फूल दे दिया, किसी के पास कोई अच्छे घराने से, जैसे राजा का बेटा है कुछ है तो वो उपहार दे दिया आदि। ये देकर गुरु का आशीर्वाद लेते थे। समावर्तन के पश्चात शिक्षार्थी गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता था। मतलब जब विद्यार्थी पढ़ाई करके घर आ जाता था तो वो अपना जो गृहस्थ जीवन है उसे स्टार्ट करता था। अब नेक्स्ट पॉइंट है अर्थव्यवस्था एवं शुल्क। इसमें राजा ज्ञान नहीं देता था, ज्ञान देने का काम कौन करता था? ऋषि करते थे। तो प्राचीन काल में ज्ञान के प्रसार हेतु गुरुओं द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती थी। ज्ञान का प्रसार करना गुरुओं का प्रमुख धार्मिक कर्तव्य था। तो क्या होता था? ज्ञान के प्रसार के लिए गुरुओं द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती थी। गुरुओं का जो प्रमुख कर्तव्य क्या था? वो धार्मिक कर्तव्य, ज्ञान का प्रसार करना ही गुरुओं का धार्मिक कर्तव्य होता था। शिक्षण कार्य जीविकोपार्जन का साधन नहीं था। मतलब जीविका, आपको अगर अपनी जीविका चलानी है तो शिक्षण उसका साधन नहीं था। शिक्षण का मेन एम क्या था? ज्ञान को प्रदान करना या ज्ञान अर्जन करना। गुरु द्वारा शिक्षा शुल्क लिए जाने पर उनसे निम्न माना जाता था और घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। जो शिक्षण कार्य है, जैसे आज के टाइम पे टीचिंग करते हैं और सैलरी तो देखो, अब सैलरी लेते हैं, अपनी जीविका चलाते हैं, अपनी लाइफस्टाइल, या आज के टाइम पे अब मेन यही है कि जॉब करते हैं लोग, सैलरी लेते हैं, जीविका चलाते हैं। तो वैदिक काल में जो शिक्षा जो प्रदान करते थे गुरु, वो कोई ऐसा पैसा या इस तरह की सैलरी नहीं लेते थे। उनका जो शिक्षण जो कार्य, उनको जो शिक्षा प्रदान कर रहे हैं उसका एम अपनी जीविका, अपना जीवन चलाना नहीं होता था। वो अगर किसी से कोई पैसे ले लेते थे, गुरु शुल्क लेते थे, तो उन्हें मतलब निम्न दृष्टि से देखा जाता था कि, या उनकी एक तरह से क्या बोले कि बेइज्जती हो जाती थी या उनकी रेपुटेशन ख़राब हो जाती थी कि अरे उन टीचर ने तो ये क्या कहते हैं, फ़ीस ले ली। तो
उनकी रेपुटेशन खराब हो जाती थी वहाँ पर और उनको घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। गुरु अपने पद एवं गरिमा बनाए रखने के लिए शिक्षार्थियों से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लेते थे। ठीक है, तो गुरु जो है ज्ञान प्रदान करते थे और किसी प्रकार की कोई फीस नहीं लेते थे। छात्र को अपना तथा गुरु का पोषण करना पड़ता था। वैदिक काल में छात्र के ऊपर ये भार था कि छात्र को अपना भी और गुरु का भी पोषण करना है। खाने की व्यवस्था जो वो भिक्षा मांग कर लाते थे छात्र, उससे खाने पीने का जुगाड़ होता था। तो भिक्षा वृत्ति के माध्यम से जीवन का निर्वाह किया जाता था। भिक्षा वृत्ति को बुरा नहीं समझा जाता था उस टाइम पे। जैसे अब के टाइम पे अगर कोई भिक्षा मांगने आता है तो उसको मतलब बोलते हैं कि भिखारी है, ये मांगने का काम कर रहा है, इसके हाथ पैर सही है फिर भी मांग रहा है। तो अभी टाइम बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, लेकिन वैदिक काल में जो भिक्षा मांगने का जो रिवाज था उसको बुरा नहीं माना जाता था। प्रत्येक गृहस्थ छात्र को अवश्य भिक्षा देता था। प्रत्येक गृहस्थ छात्र को अवश्य भिक्षा देता था क्योंकि वह जानता था कि उसका पुत्र भी कहीं और भिक्षा मांग रहा होगा। जो भी गृहस्थ जीवन में जो लोग थे, जो भी गृहस्थ लोग थे, वो भिक्षा भी देते थे कि क्योंकि हर घर का बच्चा जो है वो गुरुकुल में शिक्षा लेने जाता था। तो और भिक्षा मांगना कंपलसरी था। भिक्षा ही आपका जीविकापार्जन का उस टाइम साधन थी, क्योंकि छात्र के ऊपर था कि वो गुरु का और अपना पालन पोषण करे। तो हर छात्र भिक्षा मांगता ही था और ये एक नेचुरल अंडरस्टैंडिंग थी कि हाँ, अभी जो बच्चे आए हैं भिक्षा मांगने के लिए, हमें उनको भिक्षा देनी है, क्योंकि जो हमारा बेटा है या बेटी है वो जिस गुरुकुल में गए हैं पढ़ने के लिए, वो भी भिक्षा मांग कर ही अपना खाना गुजारा करेंगे। तो उस टाइम पे भिक्षा को गंदी नज़रों से नहीं देखा जाता था, भिक्षा मांगने को कि अरे भीख मांग रहे हैं, कुछ ऐसा वो चलन था। शिक्षा का माध्यम वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? संस्कृत था। छात्रों को संस्कृत के श्लोकों को बोल बोल कर अभ्यास कराया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रह्मचर्य। उपनयन संस्कार जब जनेऊ पहनाया जाता था स्टूडेंट को, उसमें ऋषि बालक से पूछता था, मतलब कि जो शिक्षक हैं उस टाइम पे वो शिष्य से पूछते थे, कस्य ब्रह्मचारी असि, अर्थात क्या तुम ब्रह्मचारी हो? बालक उसका जवाब भवतः में देता था, अर्थात हाँ। जो टीचर हैं वो पूछते थे उनसे कस्य ब्रह्मचारी असि, तो बच्चा बोलता था भवतः, मतलब क्या तुम ब्रह्मचारी हो? तो हाँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ। बालक संपूर्ण शिक्षा के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करता था। आचरण की शुद्धता व सात्विकता को प्रमुखता दी जाती थी। अविवाहित छात्रों को ही गुरुकुल में प्रवेश मिलता था। वैदिक काल में जो अनमैरिड स्टूडेंट्स होते थे उनको ही गुरुकुल में प्रवेश मिलता था। जो एक बार गृहस्थ जीवन में चले गए, मतलब जो विवाहित हैं, उनको गुरुकुल में प्रवेश नहीं मिलता था। विद्यार्थी 25 वर्ष की आयु तक सामान्यतः ब्रह्मचारी रहकर गुरु गृह में रहता था। जब तक स्टूडेंट 25 साल का होता था तब तक वो शिक्षा लेता था और वहीं गुरुकुल में रह के अपनी शिक्षा प्राप्त करता था। शिक्षा कार्य समाप्त होने के उपरांत ही अपने घर आकर वह विवाह करता था। जब स्टूडेंट की शिक्षा पूरी हो जाती थी उसके बाद वो अपने घर आता था, उसके बाद ही वो विवाह करता था। वैदिक काल में शिक्षा लेने का मतलब है आप ब्रह्मचारी हैं। यदि आप मैरिड हैं, आपका विवाह हो चुका है, तो आप गुरुकुल में प्रवेश नहीं ले सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है स्त्री शिक्षा। तो प्राचीन काल में पुरुषों के समान स्त्रियों को भी शिक्षा ग्रहण करने का पूरा अधिकार प्राप्त था। जैसे शिक्षा छात्र प्रदान प्राप्त करते थे, वहीं छात्रों के ही समान स्त्रियों को भी शिक्षा प्रदान की जाती थी। तो प्राचीन काल में पुरुषों के समान ही स्त्रियां भी शिक्षा ग्रहण करती थी।
इस काल में अनेक विदुषी महिलाएं हुईं। वैदिक काल में भी बहुत सी विदुषी महिलाएं हुईं, जैसे जैसे किसी उनका नाम है घोषा, गार्गी, अपाला, लोमुद्रा आदि का नाम इतिहास में प्रख्यात है। पुरुषों के समान स्त्रियों का भी उपनयन संस्कार होता था और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कठोरता पूर्वक करना पड़ता था। जैसे उपनयन संस्कार छात्रों का होता था, वैसे उपनयन संस्कार छात्राओं का भी होता था। और ब्रह्मचर्य का पालन जो है वो लड़के और लड़कियों दोनों को ही समान रूप से करना होता था। स्त्रियों को वेदाध्ययन करने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। स्त्रियों को भी वेदों का अध्ययन कराया जाता था। स्त्रियों को धर्म एवं साहित्य के अतिरिक्त नृत्य, संगीत, ललित कलाओं इत्यादि की भी शिक्षा दी जाती थी। उस वैदिक काल में धर्म और साहित्य के अलावा नृत्य की शिक्षा भी दी जाती थी, संगीत की शिक्षा भी दी जाती थी, ललित कलाओं की इनकी शिक्षा भी दी जाती थी। अब नेक्स्ट पॉइंट है गुरु शिष्य संबंध। तो वैदिक काल में क्या होता था, गुरु शिष्य संबंध कैसा होता था? पिता और पुत्र की तरह होता था। शिष्य बहुत आज्ञाकारी होते थे। गुरु ने जो एक बार बोल दिया वो शिष्य को मानना ही होता था। शिष्य मानते थे और सिर्फ गुरुकुल में तब तक नहीं, वो पूरे जीवन अपने गुरु की बात को फॉलो करते थे। तो आइए पढ़ते इस पॉइंट को। गुरु की सेवा शिष्य तन मन धन से करते थे। छात्र श्रद्धा और विनय रखते थे। शिष्य आचार्य को देवता के समान मानता था। आचार्य देवो भव। ठीक है, जो गुरु की सेवा ही शिष्य के लिए परम धर्म थी। उस टाइम पे आचार्य देवो भव बोला जाता था कि आचार्य जो हैं वो देवता के समान हैं। गुरु शिष्य प्रेम का संबंध पिता पुत्र की तरह होता था। गुरु शिष्यों का मानस पुत्र और शिष्य मानस पिता मानते थे। तो गुरु और स्टूडेंट का जो संबंध था वो कैसा था? पिता और पुत्र की तरह था। जो गुरु हैं वो अपने शिष्यों को मानस पुत्र मानते थे और शिष्य जो है वो गुरु को पिता के समान मानते थे, मानस पिता मानते थे। गुरु की आज्ञा पालन शिष्य बड़े ही अनुराग और आदर के साथ करता था। वैदिक काल के शिष्य गुरुकुल तक ही नहीं अपितु जीवन पर्यंत गुरु की आज्ञा का पालन करते थे और उनके एक एक शब्द की लकीर पर चलते थे। तो वैदिक काल में क्या था, गुरु का जो लेवल था वो भगवान के इक्वल माना जाता था। जो गुरु ने एक बार बोल दिया वो एक तरह से पत्थर की लकीर है। गुरु ने बोल दिया कि गृहस्थ जीवन में जाके भी इन नियमों का पालन करता है, तो छात्र उसे पूरे जीवन काल उन नियमों का पालन करता था। ठीक है, तो इसलिए गुरु और शिष्य का संबंध पिता और पुत्र की तरह माना जाता था। तो आज की क्लास में हम यही डिस्कस करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इनके जो मेरिट्स डीमेरिट्स है वैदिक शिक्षा के और जो इसके उद्देश्य हैं। ठीक है, तो ये अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज फर्स्ट क्लास में वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में पढ़ा, उनकी परिभाषाएं पढ़ी और उनकी विशेषताएं पढ़ी। तो थैंक यू फ्रेंड्स। आप लोगों की क्लास कैसी लगी आप सब ये ज़रूर बताएं। अगर आपके पास कोई सुझाव हैं तो वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर करें और जो भी आपकी क्वेरीज़ है वो भी कमेंट में ज़रूर पूछें। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी क्वेरीज़ रिजॉल्व करने की। और मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे कमेंट करके क्लासेस के लिए बोला और एक ग्रोइंग अप एज अ लर्नर का इंडेक्स और उनकी क्लास के लिए भी बोला। तो मैं ग्रोइंग अप एज अ लर्नर का इंडेक्स भी कल की क्लास में अपडेट कर दूंगी और कंटेम्प्रेरी इंडिया की क्लासेस अब हमारी डेली बेसिस पर चलती रहेंगी। थैंक यू। राधे राधे आप सभी को।